बात करते हैं प्लांट रेस्पिरेशन की। तो प्लांट रेस्पिरेशन में जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस करने वाले हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 मेनली स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में। सेकेंड वन इज़ लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस से, वो पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के थ्रू एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। थर्ड स्टेप इज़ क्रेब्स साइकिल। फाइनली जो फाइनल स्टेप है क्रेब्स साइकिल, जिसमें O2 का यूज़ होता है और फाइनली ATP मॉलिक्यूल्स कम्प्लीटली उससे निकल जाते हैं और कंप्लीट ऑक्सीडेशन के कारण CO2 और H2O भी निकल जाते हैं। तो बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट एम्डेन, मेयरकॉफ एंड पार्नस। सो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में टूट जाता है, और ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है वो डायरेक्टली एंटर करता है EMP पाथवे में, और हेक्सोकाइनेज की सहायता से ATP ADP में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है एक फॉस्फोरस का यूज़ करके। यहाँ से एक फॉस्फोरस का यूज़ करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आइसोमरेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ओके। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज़ अगेन कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ पे बिस इसलिए लगाएं क्योंकि पहले से एक फॉस्फेट था, फिर से एक ATP से ADP बनने के कारण एक दूसरा फॉस्फेट आया, यानी 2 आया। 2 फॉस्फेट होने के कारण हम फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बोलेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम ये देखते हैं ना फर्दर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट वो अब ब्रेक होता है 2 मॉलिक्यूल्स में, जो दोनों ट्रायोज फॉस्फेट होते हैं। तो इन दोनों का नाम है 3GP या फिर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा है DHAP, यानी इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब फर्दर 3GP से फिर 2 ट्रायोज बिस फॉस्फेट मॉलिक्यूल बनता है, और यहाँ पर NAD+ से NADH बनता है, यानी एक डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इसमें से निकल रहा है जो NAD+ यूज़ करके NADH बना रहा है, यानी डीहाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। अब जो ये 2 ट्रायोज बिस फॉस्फेट थे, अब इनमें से फॉस्फेट निकल जाने के कारण ये ट्रायोज फॉस्फेट या ट्रायोज मोनोफॉस्फेट भी हम कह सकते हैं वो बन जाएगा, और यहाँ से फॉस्फेट निकलेगा तो ADP आके और ATP में कन्वर्ट हो जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज़ करके। और ये जो 2 ट्रायोज फॉस्फेट बना जो कि 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से वाटर निकलने के साथ ही 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पर अब एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है पायरुविक एसिड काइनेज, पायरुविक एसिड काइनेज। So finally, by the action of pyruvic acid kinase on the phosphoenol pyruvate, that is the substrate, and it will form the pyruvic acid, which is the last product of the glycolysis. तो ग्लाइकोलिसिस में हम ये देख चुके हैं कि जो ग्लूकोज जहाँ से हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, ये ग्लूकोज से जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ उस ग्लूकोज से फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट मिल चुका है पायरुविक एसिड, यानी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। अब हम आगे प्रोसीड करने से पहले आपको कुछ एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताना चाहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसका मेनली 2 वाइटल प्रोसेसेस होता है, यानी कि 2 मेन प्रोसेसेस होता है जिसके कारण एरोबिक रेस्पिरेशन कैरेक्टराइज्ड होता है। तो सबसे जो पहला प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन का, जो सबसे वाइटल फर्स्ट प्रोसेस, तो जो पहला क्रूशियल इवेंट है वो ये है कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान, ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बना उस पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीजनेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना, यानी कि उस पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से सारा हाइड्रोजन निकाल के उसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कराना और फाइनली उसको CO2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। ये एक पहला क्रूशियल इवेंट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। और जो दूसरा क्रूशियल इवेंट है वो ये है कि हाइड्रोजन एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन का ETS सिस्टम में मूव करते हुए फाइनली ऑक्सीजन के साथ मिलना
और H2O का फॉर्मेशन करना। तो ये दोनों क्रूशियल इवेंट्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के। हम आपको ये भी बता दें कि ये जो पहला वाला प्रोसेस जिसमें पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, यानी इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और जो दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके फिर उसको ATS सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराना और फाइनली O2 का मिलना टर्मिनल ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस होता है इनर फेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे इसके लिए कॉम्प्लेक्स लोकेटेड होते हैं। तो ये थी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं लिंक रिएक्शन को, जो कि हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकेंड पार्ट है। तो लिंक रिएक्शन जो है वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हैपन होता है। और लिंक रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल COA कोएंजाइम A और NAD+ के साथ रिएक्ट करता है और साथ में हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज नाम का जो एंजाइम है वो एक्टिवेट करता है और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है, ध्यान से देखिए, पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, कोएंजाइम A 1 कार्बन मॉलिक्यूल, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा और दोनों ही 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। साथ ही NADH+ आयन और CO2 गैस भी यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। एक बात और ध्यान देने वाला है कि कोफैक्टर, ये जो कोफैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफैक्टर जो यूज़ हो रहा है लिंक रिएक्शन में वो है लाइपोइक एसिड, TPP यानी थियामिन पायरोफॉस्फेट। ये याद रखने वाला चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइपोइक एसिड, TPP, थायामिन पायरोफॉस्फेट और थर्ड वन इज CO है, जिसमें कोएंजाइम A बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जनरली यूज़ होता है लिंक रिएक्शन में। तो इस तरह से लिंक रिएक्शन कंप्लीट हुआ और हमारे पास बन के तैयार है कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A, जो कि फाइनली तैयार है कहाँ जाने के लिए? तो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करने के लिए। अब हम डिस्क्राइब करेंगे क्रेब्स साइकिल को, जिसको साइट्रिक एसिड साइकिल या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये होता है पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बना, ये हम देख चुके हैं कैसे बना है, ये लिंक रिएक्शन के थ्रू बना है। और एसिटाइल कोएंजाइम A एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल है वो इस एसिटाइल कोएंजाइम A जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल इस 2 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ मिलके एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है साइट्रिक एसिड, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब इस साइट्रिक एसिड नाम के 6 कार्बन मॉलिक्यूल का डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी एक कार्बन का मॉलिक्यूल एक CO2 इससे निकल जाता है, इसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। और डीहाइड्रोजनेशन भी होता है, यानी कि साइट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन लेने के लिए जो NAD+ है, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके डीहाइड्रोजनेशन करवाता है साइट्रिक एसिड का, वो डीहाइड्रोजनेशन भी यहाँ पे होता है। एक डीकार्बोक्सिलेशन और एक डीहाइड्रोजनेशन के बाद साइट्रिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। नाउ फर्दर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन। और यहाँ पे ध्यान देने वाला बात एक ये भी है कि डीकार्बोक्सिलेशन और डीहाइड्रोजनेशन के बाद यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे NCERT से रिलेटेड है, वो पहले एक पुरानी NCERT में दिया हुआ था। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A, और जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A से कन्वर्जन होता है सक्सिनिक एसिड में, तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम A से जब कन्वर्जन होगा सक्सिनिक एसिड में तो एक GDP मॉलिक्यूल से GTP बनेगा, और ये कुछ सिमिलर है ADP से ATP बनने की तरह। तो यहाँ पे एक फॉस्फोरस का एडिशन हो रहा है बेसिकली। तो सक्सिनिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, अब ये क्रेब्स साइकिल में आगे बढ़ता है। ध्यान दीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सक्सिनिक एसिड जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसका फर्दर डीहाइड्रोजनेशन होगा और ये बनेगा 4 कार्बन मैलिक एसिड मॉलिक्यूल, और इस डीहाइड्रोजनेशन में FAD+ जो है वो FADH2 में कन्वर्ट होता है और इसका डीहाइड्रोजनेशन करवाता है। फाइनली जो हमको मैलिक एसिड मॉलिक्यूल मिला जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो फर्दर डीहाइड्रोजनेशन के थ्रू जाता है NAD+ से और NADH+H+ आयन में कन्वर्ट होता है, और फाइनली हमको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA मिल जाता है, जो कि अगेन एंड अगेन इस क्रेब्स साइकिल में चलता रहता है। क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल, OAA साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हुआ।
देखिए, अब हम आगे बात करते हैं ईटीएस सिस्टम के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड सिस्टम है इसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड सिस्टम जो है वो लोकेटेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर, यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर ये लोकेटेड होता है। तो हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। तो ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है तो ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस होगा, यानी ये इनर मेम्ब्रेन है, बाहर कोई आउटर मेम्ब्रेन होगा। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि इनर मेम्ब्रेन पे जो है वो ईटीएस सिस्टम लोकेटेड होता है। अब देखिए, इनर मेम्ब्रेन पे जो है वो 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ध्यान से सुनिए, 5 कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, तो 5 कॉम्प्लेक्स से होके इलेक्ट्रॉन गुजरता है, फिर जाके ATP का सिंथेसिस होता है। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स पे क्या होता है कि NADH और H+ इनसे बनता है NAD+ बनता है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो FMN को मिल जाता है। फिर FMN से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसपोर्ट होके जाता है FeS यानी आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। FeS देन अगेन गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू UQ ओबिक्विनॉन। ये हो गया फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, NADH+ H+, इससे बना NAD+, इससे 2 इलेक्ट्रॉन मिला FMN को, और फाइनली ये पहुंच गया UQ यानी क्विनोन के पास। फिर क्या होता है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 में सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, और इससे जो इलेक्ट्रॉन मिलता है वो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है F8D के द्वारा, और ये आयरन सल्फर प्रोटीन से होता हुआ UQ यानी ओबिक्विनॉन को मिलता है। और ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 दोनों से ही इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को, सॉरी कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2, इन दोनों से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स को। तो UQ जो ओबिक्विनॉन था वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके UQH2 हो गया, यानी ये रिड्यूस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी UQ से UQH2 हो गया। अब ये UQH2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेके आता है, साइटोक्रोम B को देता है। साइटोक्रोम B से आयरन सल्फर पे जाता है, फिर आयरन सल्फर से साइटोक्रोम C1 पे जाता है। ठीक है, और साइटोक्रोम C1 जो है वो लोकेटेड होता है, साइटोक्रोम C लोकेटेड होता है आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे साइटोक्रोम C लोकेटेड होता है। साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन को कैरी करता हुआ चला आता है साइटोक्रोम A के पास थ्रू CuA, कॉपर A, इससे होकर साइटोक्रोम A को ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगेन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड टू साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर A, और फाइनली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है। अभी तक हम ये देख रहे थे कि कहीं भी ऑक्सीजन नहीं आ रहा था, जबकि प्रोसेस रेस्पिरेशन है फिर भी ऑक्सीजन नहीं आ रहा था। तो ऑक्सीजन एक वाइटल रोल प्ले करता है, और वो है टर्मिनल ऑक्सीडेशन का। यहाँ पे हाफ O2 और 2H+ मिल के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन, और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, और ये 4th कॉम्प्लेक्स पे होता है, जिसको हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, और यहाँ पे जो H+ बच जाता है वो 4H+, और इधर का 4H+ सारा ट्रांसपोर्ट होता हुआ यहाँ पे आ जाता है। और एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो मेरे लेफ़्ट साइड में जो स्पेस है वो है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, राइट साइड में जो स्पेस है वो है मैट्रिक्स। तो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस और मैट्रिक्स, इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। ये कैसे होता है, देखते हैं। क्या होता है कि इधर राइट साइड से जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो जो हाइड्रोजन बचता है, जो H+ बचता है, उसको फर्दर इस साइड इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, जहाँ हमको टर्मिनल ऑक्सीडेशन कराना है वहाँ जो हाइड्रोजन यूज़ होगा वो इस साइड का यूज़ होगा। मैट्रिक्स का हाइड्रोजन यूज़ होता है H+ आयन। तो ध्यान दीजिए, इस साइड हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं, और इस साइड का हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, यानी इधर कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इधर घट रहा है। इससे एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है थ्रू आउट द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन।
और इस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का यूज़ पड़ता है हमको फाइनली कॉम्प्लेक्स 5 में, जिसको हम F0 F1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या इसको F0 F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल राउंड में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके अराउंड में एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट तैयार हो चुका है, और ये हमारा F0 F1 पार्टिकल, जिसको हम ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है, वहाँ पे लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट दैट आर नोन एज ऑक्सीजोम्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज F0 F1 पार्टिकल्स। F0 F1 पार्टिकल्स, F0 F1 पार्टिकल्स में क्या होता है कि ATP का सिंथेसिस होता है। F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम्स एक ऐसे मशीन की तरह है जहाँ पे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाता है और इधर से ATP निकलता है। तो हम ये देख सकते हैं कि ATP का फॉर्मेशन हो गया है, और हम ये सारे प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन एक वाइटल रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, वो फाइनल H+ को रिमूवर करता है, फाइनल H+ को वो ही रिमूव करता है। तो इस तरह से हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम फाइनली एक झटके में जल्दी से बैलेंस शीट को देख लेते हैं कि किस प्रोसेस में कितना ATP गेन होता है और कितना ATP फाइनली हमको एक कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस और कंप्लीट क्रेब्स साइकिल के बाद मिलता है। तो ध्यान दीजिए कि 3 प्रोसेसेस होता है एरोबिक रिस्पिरेशन में, और तीनों प्रोसेसेस होता है कितने बार। तो ग्लाइकोलिसिस होता है 1 टर्न, लिंक रिएक्शन 2 टर्न, क्रेब्स साइकिल 2 टर्न, यानी कि 2 बार होता है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। तो ग्लाइकोलिसिस 1 बार होता है, जिसमें सबस्ट्रेट लेवल पे कितना ATP बनता है, 4। लिंक रिएक्शन में सबस्ट्रेट लेवल पे 1 भी ATP नहीं। क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल पे 2 ATP। अब देखते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन पे कितना ATP बनता है। टर्मिनल ऑक्सीडेशन पे बनता है 6 या 4 ATP। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का शटल प्रेजेंट है, मेलिएट, एस्पिरेटेड शटल वगैरह। तो लिंक रिएक्शन में 6 ATP बनता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन से, और क्रेब्स साइकिल में टोटल 22 ATP बनते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन से। ये 22 ATP कैसे कैसे बनता है अभी वो देख लेते हैं। जो हमारा क्रेब्स साइकिल है, इसमें 3 NADH2 मॉलिक्यूल बनता है, एंड एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो 3 NADH2 से 9 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ टर्मिनल ऑक्सीडेशन। सिमिलरली एक FADH2 से 2 मॉलिक्यूल बनता है, तो 1 से 2 मॉलिक्यूल बन गया, और 9 2 11 ATP मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये पूरा का पूरा 2 टर्न हो रहा है। हम देख चुके हैं यहाँ पे 2 टर्न हो रहा है। तो 11 × 2 22 ATP बन गया टोटल हमारे पास बाय द प्रोसेस ऑफ टर्मिनल ऑक्सीडेशन इन क्रेब्स साइकिल। तो टोटल ATP का नंबर देख लेते हैं। कंज्यूम होता है ग्लाइकोलिसिस में 4 बनता है, 2 कंज्यूम हो गया, और लिंक रिएक्शन में 1 भी कंज्यूम नहीं होता, और क्रेब्स साइकिल में भी 1 भी कंज्यूम नहीं होता। नेट गेन की बात करें तो नेट गेन होता है 6 से 8, 6 और 22। तो टोटल ATP हमारे पास 36 से 38 बन जाता है। ध्यान दीजिए प्रोकैरियोट्स के केस में, जहाँ पे कोई भी शटल वगैरह का लफड़ा नहीं होता, वहाँ पे 38 ATP बनता है। लेकिन जब शटल प्रेजेंट हो तो एस्पर्टेट मेलिएट शटल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे ATP का नंबर वेरी कर सकता है 36 to 38। लेकिन जनरली जो ATP का नंबर है वो 38 ATP हैज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ complete oxidation of aerobic respiration. So this was the end of the session, and I hope you like the video, and thank you very much.